नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस पर फैसले को। दोस्तों, इस मुद्दे का विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या है और जो 3-2 की बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला आया, उन पे अलग अलग पक्षों की राय क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों रहा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन विधेयक की वैधता को बरकरार रखा। यह आरक्षण भारत में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि जो 3-2 की बहुमत से फैसला लिया, उस पे बहुमत का पक्ष क्या रहा। बहुमत ने कहा कि 103वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। ऐसा जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी ने कहा और 2 अन्य जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इनकी बात का समर्थन किया। आगे कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा समानता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा एक सकारात्मक कार्रवाई का माध्यम है। आरक्षण न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए है, बल्कि वंचित वर्गों हेतु भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मंडल आयोग का जिक्र यहाँ पर किया गया है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी कहते हैं कि मंडल आयोग द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा के आधार पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान आधारभूत संरचना का खंडन नहीं करता, क्योंकि इसकी उच्चतम सीमा में लचीलापन है। आगे इसी पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का नियम लचीला था। इसके अलावा इसे केवल SC, ST, SC, BC, OBC समुदायों के लिए लागू किया गया था, न कि सामान्य वर्ग के लिए। SC, ST, OBC जिनके लिए पहले से ही अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और 16(4) में विशेष प्रावधान किए गए हैं, सामान्य या अनारक्षित श्रेणी से एक अलग श्रेणी में आते हैं। आइए जान लेते हैं कि अभी आपने सुना जो बहुमत था उनका फैसला। बहुमत में आप याद रखिएगा, जो 3 जज इस मुद्दे को लेकर सहमत थे कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनमें जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला थे। अब आइए जान लेते हैं कि अल्पमत यानी कि जो जज इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, उनका क्या कहना था। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। अल्पमत का पक्ष। आरक्षण को एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्थिक मानदंडों को शामिल करना और SC, ST, OBC को इस श्रेणी से बाहर करना तथा यह मानना कि ये लाभ उन्हें पहले से प्राप्त है, अन्याय है। ऐसा कहा जस्टिस रविंद्र भट्ट जी ने और उन्हीं के कथन पर सहमति दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे में एक समान अवसर देना एक पुनर्मूल्यांकन तंत्र हो सकता है तथा SC, ST, OBC का बहिष्कार समानता कोड के खिलाफ भेदभाव करता है तथा आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। 50% की अधिकतम सीमा की उल्लंघन की अनुमति देना भविष्य में भी उल्लंघन का एक कारक बन सकता है, जिसका परिणाम कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि खंडों में विभाजन होगा। तो यह रहा जस्टिस रविंद्र भट्ट और CJI को UU ललित का पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या था, इसके प्रावधानों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस कोटा यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इससे संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए है। यह SC ST OBC के लिए आरक्षण की 50% नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि जो जज इसके पक्ष में थे और जो जज इसके विपक्ष में थे उनका ये निर्णय था, ये मंतव्य था। अब आइए चर्चा करते हैं ईडब्ल्यूएस के फैसले के महत्व पर। आइए हम इसका महत्व देख लेते हैं। इसका ईडब्ल्यूएस फैसले का महत्व ये है कि ऐसा कहते हैं, ऐसा तर्क दिया जाता है कि यह असमानता को संबोधित करता है, आर्थिक पिछड़ों को मान्यता देता है, जाति आधारित भेदभाव में कमी लाता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि असमानता को संबोधित कैसे करता है पहले, फिर आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं असमानता को यह किस प्रकार संबोधित करता है। साथियों 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है। यह भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित करता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया। दूसरा पॉइंट, आर्थिक पिछड़ों को मान्यता कैसे देता है। पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जाति आधारित भेदभाव में कमी करेगा। और देखिए जाति आधारित भेदभाव में ये किस तरह से कमी करेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि आरक्षण को एक कलंक के रूप में समाज में एक जाति विशेष से जोड़कर देखा जाता है, और इस फैसले में ये कहा गया है कि यह फैसला धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और उच्च जाति के लोग आरक्षण प्राप्त लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बराबरी का, समानता का भाव उत्पन्न होगा कि भैया आप भी आरक्षण पे जी रहे हो, हम भी आरक्षण जीवी हैं, तो इसलिए एक दूसरे को कहना व्यर्थ है। चलिए अभी आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस फैसले का, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का महत्व क्या था, कि किस किस तरह से ईडब्ल्यूएस लोगों को कवर प्रदान करता है। आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो आइए चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां उभर कर आने वाली हैं। तो आइए चुनौतियों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि चुनौतियां क्या क्या। दोस्तों आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को डेटा की भारी अनुपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया ही नहीं है तथा मनमाना मानदंड थोपा गया है। सरकार द्वारा उपयोग मानदंड अस्पष्ट है तथा यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया है कि क्या राज्यों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के प्रति व्यक्ति जीडीपी की जांच की थी। आंकड़े बताते हैं कि भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है। जैसे गोवा की अगर प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे तो 40 लाख रुपए है, जबकि ये गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। वहीं दूसरी ओर बिहार की बात करेंगे तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपए है। तो दोस्तों हुई ना असमानता की बात। तो सरकार को इन सब मुद्दों पर थोड़ा भविष्य में गहन जांच करने की आवश्यकता है। आइए जान लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि आगे की चुनौतियां क्या हैं, लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे
कि ईडब्ल्यूएस पर आखिर भविष्य की क्या रणनीति होगी, या ईडब्ल्यूएस पर आगे की राह क्या होनी चाहिए। दोस्तों, चुनावी लाभ हेतु आरक्षण के दायरे का लगातार विस्तार भारतीय राजनीतिक दलों की एक प्रवृत्ति बन गया है, जिस पर रोकना या लगाम लगाना सख्त रूप से आवश्यक है, नहीं तो आरक्षण का जो मूल मंतव्य है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं हो सकता। अब आपने चुनावी लाभ के लिए किसी वर्ग विशेष को आरक्षण दे दिया, फिर दूसरे वर्ग विशेष की तरफ से भी मांग उठने लग जाएगी कि आरक्षण हमें भी चाहिए। तो इस तरह से जो असमानता है उसको फुलफिल करने के लिए आरक्षण कैपेबल नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि आगे वे फॉरवर्ड में और क्या हो सकता है। साथियों, विभिन्न मानदंडों के आधार पर आरक्षण देने के बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता तथा अन्य प्रभावी सामाजिक उत्थान के उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, सिर्फ आरक्षण दे देना मुद्दे का हल नहीं है, या किसी के सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठाने का यह अंतिम उपाय नहीं हो सकता, बल्कि उनमें उद्यमिता की भावना पैदा कर उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी प्रदाता की स्थिति में प्रदान करना आरक्षण का सही रूप से और उन वर्ग विशेष के उत्थान को सही रूप से दिशा देना माना जाता है। साथियों, ये रहा छोटा सा डिस्कशन जो कि ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर था, और हमने इस पे डिस्कस किया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया, और साथ ही यह आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यदि आप इसको सही से देखें। इस पे कुछ हमने डेटा भी दिया हुआ है, जैसे आपसे किसी भी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस फैसले के बहुमत में जिन जजों ने फैसला दिया उन जजों का नाम। तो जैसे बहुमत में जो फैसला दिए थे, यानी कि इसको जो मान्यता देते हैं, जैसे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला, तो ये नाम आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वहीं जिन जजों ने इसके विपक्ष में फैसला दिया या अल्पमत रहा, उनमें कौन कौन शामिल हैं, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है जस्टिस रविंद्र भट्ट, और दूसरा नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जी ने भी इस फैसले पर असहमति जताई थी कि लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और यह आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा कई बार मैंने इस शब्दावली की चर्चा की कि संविधान का मूल ढांचा आखिर होता क्या है। दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा भारतीय संविधान में कोई वेल डिफाइंड नहीं है। संविधान के मूल ढांचे का विस्तार जो है वो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने फैसलों, अपने निर्णयों के माध्यम से करती रहती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, ये रहा आज का डिस्कशन, और ये जो स्क्रीन पर पीडीएफ चल रही है इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल इसका मैं लिंक में बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं, और टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले किसी ताज़ा तरीन और बेहतरीन मुद्दों पर एक विस्तार चर्चा के साथ। धन्यवाद।